सुनीता एक गरीब लड़की थी। काफी साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, इसलिए सुनीता भी अपनी माँ का बोझ कम करने के लिए सड़क पर छोटे छोटे सामान बेचा करती थी। जनवरी का महीना था। इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। सुनीता की माँ के पास एक ही स्वेटर था और वो भी कई जगह से फटा हुआ था। वो ठंड से कांपती हुई सुबह सुबह काम पर जाती है। मकर संक्रांति आने वाली थी, इसलिए सुनीता ने अपने हाथों से बेचने के लिए सुंदर सुंदर पतंगे बनाई थी। काश इस बार मेरी सारी पतंगे बिक जाएं, फिर उन पैसों से मैं माँ के लिए एक नया स्वेटर खरीदूंगी। इस कड़ाके की ठंड में भी बेचारी माँ को फटा हुआ स्वेटर पहनकर काम पर जाना पड़ता है, कहीं माँ बीमार न पड़ जाए। स्वेटर के लिए थोड़े से पैसे तो पहले ही जमा हो गए हैं, बस ये पतंगे बिक जाए तो पैसे पूरे हो जाएंगे। फिर वो अपनी पतंगे बेचने के लिए निकलती है। पतंग ले लो पतंग। बाबूजी, एक पतंग ले लीजिए बाबूजी। देखिए ना कितनी सुंदर पतंग है, ले लीजिए ना बाबूजी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरी पतंग, चली जा यहां से। बहुत सुंदर पतंगे हैं बाबूजी, मैंने खुद बनाई है। सिर्फ 2 रुपए की एक है। दुकान पर यही पतंग 5 रुपए की एक देते हैं। अरे क्यों परेशान कर रही है? एक बार कहा ना कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तू मुफ्त में भी देगी तो भी नहीं लेने वाला मैं। चल भाग। इतना कहकर वो आदमी सुनीता को झिड़क कर वहां से चला गया। हे भगवान, मकर संक्रांति में सिर्फ एक दिन बचा है। मेरी सारी की सारी पतंगे अभी तक धरी की धरी हैं। सोचा था इस बार पतंग बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे माँ के लिए एक नया स्वेटर खरीदूंगी, मगर यहाँ तो एक भी पतंग नहीं बिक रही। इन्हें ऐसे ही लेकर घूमती रही तो ये भी खराब हो जाएंगी। इतना सोचकर सुनीता एक खिलौनों की दुकान पर जाती है। उस दुकान पर भी पतंगे बिकने के लिए रखी गई थी। सुनीता ने सोचा शायद यहां उसकी पतंगे बिक जाए। बाबूजी, क्या आप पतंगे खरीदेंगे? खरीद लीजिए ना बाबूजी, आपकी पतंगों के साथ ये भी बिक जाएंगे। दिख नहीं रहा कि मेरी सारी पतंगे वैसी की वैसी धरी हुई हैं। ऊपर से मैं तेरी भी पतंगे लूं। चल जा ना, चल जा, रास्ता नाप। एक तो बच्चे भी इन मोबाइल फोन के गेम के चलते दूसरे खिलौने नहीं लेते। यहाँ अपने ही खिलौने बेचने के लाले हैं और ये कहती है कि इसकी पतंगे भी खरीद लूं। ले लीजिए ना बाबूजी, आपके लिए 1.5 रुपए का एक लगा दूंगी। अरे एक बार कहा ना कि नहीं चाहिए। अब तू जाती है या फाड़ दूं तेरी सारी पतंगे हैं? सुनीता वहां से भी निराश होकर लौट आई। शाम को जब वो अपने घर पहुंची तब तक उसकी माँ भी काम से वापस आ गई थी। सुनीता का लटका हुआ चेहरा देखकर वो सब समझ गई। क्या हुआ बेटी, आज भी तेरी पतंग नहीं बिकी? नहीं माँ, आज तो एक भी पतंग नहीं बिकी। सारा दिन मैं यहां से वहां भटकती रही, मगर किसी ने मुझसे पतंग नहीं खरीदी। लगता है इस बार मेरी एक भी पतंग नहीं बिकेगी। दिल छोटा नहीं करते हैं बेटी, अभी कल का पूरा दिन पड़ा है। हो सकता है कि कल कोई आकर तेरी सारी पतंगे खरीद ले। सुनीता का मन माँ की बातें सुनकर हल्का हो गया। ये देख तो, मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। क्या है माँ? तू खुद ही देख ले। सुनीता माँ के हाथ से डिब्बा लेकर खोलती है। डिब्बे में सुनीता के मनपसंद तिल के लड्डू होते हैं। तिल के लड्डू देखकर सुनीता अपना रहा सहा गम भी भूल जाती है। अगले दिन सुनीता फिर से एक नई उमंग के साथ अपनी पतंगे लेकर बाजार जाती है। अभी वो बाजार में घूम ही रही थी कि तभी वहां एक शानदार कार आकर रुकती है। उस कार में से एक सजी धजी महिला निकलती है।
उसके साथ 5-6 साल का एक छोटा सा बच्चा भी निकलता है। उस बच्चे की नजर सुनीता पर पड़ती है। ये पतंग बेचने के लिए है, कितने में दिया? सुनीता उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर मुस्कुरा देती है। वैसे तो एक पतंग 2 रुपए की है, मगर तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे के लिए सिर्फ 1 रुपए में एक है। अभी सुनीता बच्चे से बातें कर ही रही थी कि अचानक से बच्चे की मां वहां आ गई। राजू, तुमसे कितनी बार कहा है कि अनजान लोगों से बात नहीं करते? ए लड़की, चली जा यहां से, हमें तुझसे कुछ नहीं लेना है। 1-2 पतंग तो ले लीजिए ना, इन पतंगों को बेचकर मुझे अपनी मां के लिए एक स्वेटर लेना है। कह दिया ना कि नहीं चाहिए, अब तुम जाती हो या नहीं? ड्राइवर, भगाओ इसे यहां से। ड्राइवर सुनीता को भगाने आगे बढ़ता है। सुनीता सहम कर वहां से चल देती है। आज का दिन भी आधे से ज्यादा बीत गया, मगर सुनीता की एक भी पतंग नहीं बिकी। सुनीता घूमते घूमते बाजार के सबसे गंदे हिस्से में आ गई थी। इस हिस्से में फल, सब्जियों और कसाई की दुकानें थी। उनकी वजह से सारे सड़क पर गंदगी फैली रहती थी। वहां सुनीता ने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। उत्सुकतावश सुनीता भी वहां ये देखने चली गई कि आखिर क्या माजरा है। क्या हुआ बाबूजी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी है? अरे बेटा, कहीं से कोई बच्चा भटक कर आ गया है। इतना डरा हुआ है कि ना तो अपना नाम बता पा रहा है और ना ही अपने माँ बाप का, बस रोए ही जा रहा है। सुनीता ने जाकर देखा तो पाया कि ये तो वही बच्चा है जो उस औरत के साथ गाड़ी से उतरा था। लगता है इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा और ये बाजार में खेलते खेलते रास्ता भटक कर यहाँ तक आ गया होगा। तभी भीड़ में से एक बदमाश सा दिखने वाला आदमी वहां आता है और कहता है, मैं जानता हूँ इस बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, उन्हें सौंप दूंगा। ये आदमी तो शक्ल से ही बदमाश लगता है, कहीं ये बच्चे का अपहरण न कर ले। मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो सबके सामने आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि इसकी माँ कहाँ है, इसलिए मैं इसे इसकी माँ के पास पहुंचा दूंगी। अरे कौन है रे तू? चुपचाप चली जा यहाँ से, इस बच्चे को मैं लेकर जाऊंगा। तभी बच्चा भी सुनीता को पहचान जाता है और दीदी दीदी कहकर उससे लिपट जाता है। अरे ये बच्चा तो इस लड़की को पहचानता है, इसलिए ये लड़की इस बच्चे को लेकर जाएगी और इसके माँ बाप को सौंप देगी। बस बात खत्म। अब चलो भाइयों अपने अपने काम धंधे पर। बदमाश ने देखा कि अब उसकी एक न चलेगी तो चुपचाप वहां से खिसक गया। इधर बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो बाजार में सबसे अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी, मगर किसी को कोई खबर नहीं थी। तभी वहां सुनीता बच्चे को लेकर आती है। बच्चा दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाता है और रो रो कर उन्हें सारी बात बताता है। बच्चे से सारी बात सुनने के बाद उसकी माँ को सुनीता के साथ किए अपने व्यवहार पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मेरा राजू शायद मुझे नहीं मिलता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था मैडम, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, अब मैं भी तुम्हारी एक छोटी सी मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद उस औरत ने सुनीता के न सिर्फ सारी पतंगे खरीदी बल्कि अपनी तरफ से उसे 2000 रुपए का इनाम भी दिया। अब अपनी माँ के साथ साथ अपने लिए भी एक अच्छा सा स्वेटर खरीद लेना। सुनीता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि अब उसका अपनी माँ के लिए नया स्वेटर खरीदने का सपना जो पूरा होने वाला था। भागीरथी गांव में पूर्वी अपनी सास सुषमा के साथ रहती थी। पूर्वी की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। उसका पति प्रवेश शहर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। शादी के महीने भर बाद ही प्रवेश शहर काम के लिए लौट गया, जबकि पूर्वी गांव में ही अपनी सास सुषमा के साथ रहने लगी। एक रोज, अरे करम चली, ना जाने वो कौन सा मनहूस समय था जब मैं अपने बेटे के लिए तुझे ब्याह कर ले आई। तेरी माँ ने तुझे खाना तक बनाना नहीं सिखाया, ना तो सब्जी में नमक है और ना रोटी गोल है। पता नहीं कहां से हमारे पल्ले पड़ गई।
सुषमा अपनी बहू से कभी खुशी नहीं रहती थी। वो हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए ताने देती ही रहती थी। पूर्वी एक गरीब परिवार से थी। वो शादी पर अपने साथ कुछ भी दहेज नहीं लाई थी। सुषमा उससे घर के सभी काम लेती, फिर भी सुषमा पूर्वी को कभी उसकी गरीबी के लिए ताने देती तो कभी उसके बनाए हुए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी पूर्वी इन सब से बहुत दुखी रहती थी। और फिर एक दिन, अरे नास पीटी, ये तूने कैसा खाना बनाया है? सब्जी जली हुई है और कच्ची रोटियां हैं। तेरे मायके में खाते होंगे ऐसा खाना, मेरे यहाँ तो नहीं चलेगा, समझी? चल निकल जा मेरे घर से। माँ जी मुझे घर से मत निकालो, मैं सच में अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। पहले तू अपनी माँ से खाना बनाना सीख, उसके बाद ही मेरे घर आना, समझी? बेचारी पूर्वी रोते हुए अपने मायके जाने लगी, लेकिन उसका घर काफी दूर था। पैदल चलते चलते वो काफी थक गई। फिर वो एक पेड़ की छांव में बैठ गई। उसे चलते चलते काफी जोरों की भूख लगने लगी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी तो मायका बहुत दूर है, वहां पहुंचते पहुंचते तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। काश कि मैं अपने साथ कुछ खाने को ही ले आती। अब मैं कैसे अपने घर तक पहुंच पाऊंगी? काश कि मेरे पास नोटों की गड्डी होती और कुछ खाना होता। उसके इतना कहते ही नोटों की गड्डी और खाने की थाली उसके सामने प्रकट हो जाती है। अरे ये पैसे और खाना कैसे आया? तभी वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसमें से आवाज आती है, बेटी, ये खाना और नोटों की गड्डी मैंने तुम्हें दी है। पर ये कैसे संभव है? भला ये पेड़ रोटी और खाना कैसे दे सकता है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुमने अभी खाने की और नोटों की गड्डी की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब दिया। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तब पूर्वी ने अपनी दुख भरी दास्तान उस पेड़ को बताई। बेटी, तुम मेरे तने से चकला बेलन बना लेना। मेरे तने से बना हुआ चकला बेलन भी जादुई ही होगा। उस पर अपने आप ही रोटियां बनने लगेंगी। तुम्हें उस चकला बेलन के सामने अपनी इच्छा बतानी है और फिर जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे देगा। पेड़ की बात सुनकर पूर्वी बहुत खुश हुई। उसने पहले पेट भरकर खाना खाया और फिर उस पेड़ ने उसे अपना तना दिया। उसे देखकर पूर्वी सोचने लगी, ऐसा करती हूँ, इस तने को लेकर अभी अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। वहीं कुछ दिन रहकर इससे चकला बेलन भी बनवा लूंगी और वापस आकर सासू माँ से कह दूंगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। दोपहर बाद पूर्वी अपने मायके पहुंच गई और वहां उसने अपनी माँ आशा को सारी बात बताई। पूर्वी बेटा, तू कल ही इससे चकला बेलन बनवा लेना, इसका कुछ दिन हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, इसके इस्तेमाल से तुम्हारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। उस रात सभी खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन पूर्वी ने उस जादुई तने से एक चकला बेलन बनवा लिया। माँ, मैंने जादुई चकला बेलन बनवा लिया है, क्यों ना हम इनसे अब कुछ मांग कर देखें। हे जादुई चकला बेलन, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। काश इनके पास अच्छे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। पूर्वी के इतना बोलते ही वो जादुई चकला बेलन अपने आप चलने लग जाता है और देखते ही देखते उस जादुई चकला बेलन से काफी सारे पैसे और सोने के गहने निकलकर बाहर आ गए। हे राम, इतने सारे सोने के गहने और पैसे! बाप रे, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। अब देखना माँ बाबा, मैं हर रोज आपके लिए चकला बेलन से पैसे मांगूंगी। बेटी, अब तेरी वजह से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पूर्वी जब तक अपने मायके में थी वो हर रोज जादुई चकला बेलन से पैसे मांगती और वो चकला बेलन उसे रोज ढेरों पैसे देता। वो सारा धन पूर्वी अपने माता पिता को दे देती है। इससे कुछ ही दिनों में वो लोग काफी अमीर बन गए और एक दिन, माँ बाबा, मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया, अब मुझे अपने ससुराल जाना होगा। ठीक है बिटिया, लेकिन वहां तू अपना और इस जादुई चकला बेलना का ख्याल रखना। पूर्वी के माँ बाप ने उसे काफी सारे कपड़े, सामान और गहने देकर विदा किया। अपने साथ सारा सामान लेकर पूर्वी अपने ससुराल पहुंची। आ गई महारानी, इतने दिनों से अपने मायके में पड़ी हुई थी। अच्छे से खाना बनाना सिखाया तेरी माँ ने या नहीं?
आप चिंता मत करिए माँ जी, अब मैं सब काम अच्छे से सीख गई हूँ। मैं अच्छी सब्जी और जो रोटी बनाना भी सीख के आई हूँ। ठीक है ठीक है, अब इस थैले में क्या है? जी वो माँ बाबा ने आपके लिए कुछ कपड़े और सामान भेजा है। सुषमा वो कपड़े और गहने देखकर चौंक गई। इतने महंगे कपड़े और गहने? तुम्हारे उन गरीब माँ बाप के पास इतना महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? तभी सुषमा की नजर थैले में रखे चकला बेलन पर गई। चकला बेलन? ससुराल का चकला बेलन पसंद नहीं आया क्या, जो मायके से उठाकर इसे भी ले आई हैं? माँ जी, मैंने इसी चकला बेलन पर गोल रोटियां बनानी सीखी हैं, इसलिए इसे अपने साथ ही ले आई। अच्छा चल ठीक है, अब इसे रख दे और जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, सफर से इतना थक कर आई हूं, अब मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। ऐसा करती हूँ, आज चकला बेलन से ही खाना मांग लेती हूँ। पूर्वी किचन में जाती है और चकला बेलन को अपने सामने रखकर कहती है, काश मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाए। पूर्वी के ये सोचते ही उसके सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये देखकर पूर्वी बहुत खुश हुई। वो जल्दी से सुषमा के पास गई। माँ जी, चलिए खाना तैयार है, आप चलकर खाना खा लीजिए। इतनी जल्दी खाना? अरे खिचड़ी या दलिया ही बना दिया क्या? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। सुषमा रसोई घर में जाती है तो वहां ढेर सारे पकवान देखकर पूर्वी से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना? तूने कैसे बना लिया? अरे अपनी माँ के घर से खाना बनाना सीख कर आई है या कोई जादू टोना? माँ जी, मैंने खाना बनाना सीख लिया है, अब मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। सुषमा को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन उसने भरपेट खाना खाया और फिर पूर्वी से बोली, बहू खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है। चलो, घर से निकालने का कुछ फायदा तो हुआ कि तूने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। फायदे तो मुझे बहुत हुए सासू माँ। इस तरह पूर्वी अपने जादुई चकला बेलन से जब भी खाना मांगती, उसके सामने झट से खाना बनकर आ जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन प्रवेश वापस अपने गांव आया। क्या बात है जी, जब से आप आए हैं दुखी लग रहे हैं। क्या बताऊं पूर्वी, शहर से आते वक्त सोचा था कि तुम्हारे और माँ के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान ले लूंगा, लेकिन सच कहूं तो जो भी मजदूरी मुझे मिलती है उसमें तो मेरा किराया, खाने पीने का खर्चा, साथ में तुम लोगों के लिए जो खर्चा भेजता हूँ वही निकल पाता है। उसके बाद तो बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचता। आप परेशान मत होइए जी, अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और अब से आपको मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पूर्वी? अगर शहर जाकर मजदूरी नहीं करूंगा तो तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे चलेगा, घर खर्च कैसे चलेगा? पूर्वी ने प्रवेश को जादुई चकला बेलन की सब बात बता दी, साथ ही उसको ढेर सारे पैसे भी निकाल कर दिए। और ये सब करते हुए उसकी सास सुषमा ने उसको देख लिया। ओह, तो ये राज है इस जादुई चकला बेलन का। इसके इस्तेमाल से ही पूर्वी इतना बढ़िया खाना बना रही थी, साथ ही ये तो ढेरों पैसे भी देता है। मुझे जल्द ही इस जादुई चकला बेलन को चुराना होगा। रात को मौका मिलते ही सुषमा वो जादुई चकला बेलन चुराने जाती है तो बेलन अपने आप हवा में उड़ते हुए सुषमा की पिटाई करने लगता है। तभी सुषमा जोर जोर से दर्द के मारे चीखने लगी, अरे कोई मुझे बचाओ, नहीं तो आज तो ये बेलन मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। तभी वहां प्रवेश और पूर्वी भी आ गए। ये नजारा देख पूर्वी ने अपने मन में कहा, हे बेलन, माँ जी की और अच्छे से धुनाई कर। बस फिर क्या था, सुषमा की अच्छे से धुनाई होने लगी और पिटते पिटते सुषमा बेहोश हो गई। पूर्वी, जल्दी से इस बेलन को रोको, नहीं तो आज माँ मर जाएगी। फिर पूर्वी ने अपने मन में कहा, हे बेलन रुक जा। प्रवेश और पूर्वी ने सुषमा की मरहम पट्टी की। इस हादसे के बाद सुषमा को सबक मिल चुका था, साथ ही उसने कसम खाई कि वो चकला